चलो बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने समझ ली थी बेटा, फॉर्मूला देख लिया था, क्या क्या होता है उसकी बेसिक बातें हमने सारी समझ ली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फार्मूला निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का और फिर देखते हैं कि इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या केस बनते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। फटाफट आज इस आर्टिकल को, सेकेंड आर्टिकल को निपटाते हैं। ठीक है, बढ़िया से समझते हैं। चलो, अब हमें क्या है कि ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हमें फार्मूला चाहिए अपने को। फार्मूला तो हमें पता ही था कि अगर सेम टाइप के नेचर के चार्ज होंगे दो चार्जेस के लिए, अगर हम एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 है, तो उन दोनों चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हमें निकालनी है, तो K Q1 Q2 अपॉन R आएगा। अगर सेम नेचर के चार्ज है तो प्लस आएगा और अपोजिट नेचर के चार्ज है तो माइनस आएगा। एक बार देख लेते हैं कि डेरिवेशन किस तरह से डिराइव किया गया इसको, है ना। तो ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, और जेई वाले बच्चों को समझना है। मेडिकल वाले बच्चों को तो बस ये फॉर्मूला रट लो, काम हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं इस कार्यवाही को। चलो, मान लो दो चार्ज हैं, ठीक है, दो चार्ज हैं, दोनों इन्फिनिटी पे थे, यानी कि हमारी पिक्चर से, हमारी पहुंच से बहुत दूर। और हम एक चार्ज को यहाँ ले आए, एक चार्ज ले आए हम यहाँ पर Q1, ठीक है। अब दूसरा चार्ज हमारा कहीं इन्फिनिटी पे है, दूसरा चार्ज हमारा कहीं इन्फिनिटी पर है, ये चार्ज Q1। तो अगर मैं पूछूं कि बेटा इसकी अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इसकी कोई अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। हम बात करें पॉइंट चार्ज की, इस बात को ध्यान रखना, आगे कंफ्यूज मत होना। एक सेल्फ एनर्जी नाम से, सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नाम से कंसेप्ट होगा, तो उसको देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो एक बॉडी होती है जिसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, उसमें क्या होता है कि वो खुद बहुत सारे चार्जेस से मिलकर बनी होती है, इसलिए उसकी जो एनर्जी को हम बोल देते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज मतलब अकेला ही पॉइंट चार्ज है, किसी से मिलकर नहीं बना हुआ है। तो इस अकेले पॉइंट चार्ज की अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जब तक इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, जब तक कि दूसरा ऐसा चार्ज, जब तक पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट नहीं आएगा, जब ये अपने जैसा ही कोई चार्ज बॉडी या पॉजिटिव और नेगेटिव हो, जब तक इनके बीच में एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो, एक चार्ज यहाँ Q1 रखा है और एक चार्ज यहाँ रखा है Q2। थोड़ा उल्टा चल के डिराइव करते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस है R। ये प्रेजेंट सिचुएशन है, ये क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को कर दिया फिक्स, इस चार्ज को फिक्स कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको फिक्स कर दिया और इसको मूव करने दिया। इसको क्या करने दिया, मूव। तो इस चार्ज के रिपल्शन की वजह से, इस चार्ज के रिपल्शन की वजह से ये Q2 यहां पहुंच गया। इस चार्ज के रिपल्शन की वजह से ये Q2 यहां पहुंच गया, यहां मूव कर गया इस तरफ, यहां Q2 डिस्टेंस पे मूव कर गया। ठीक है, अब इसकी हमने डिस्टेंस देखी यहां से यहां तक के लिए, ये R डिस्टेंस पे चला गया, यहां से यहां तक ये R डिस्टेंस पे चला गया। ठीक, अब ये यहां से ये चार्ज यहां मूव किया, तो उसको मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनका इंटरनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा इस पे, जिसने इस Q2 को मूव करा के वहां तक फेंक दिया। तो चार्ज जब यहां तक पहुंचा ही था, है ना, इसके मूव कराने की वजह से चार्ज जब यहां पहुंचा, तो आप देखो इस पूरे रास्ते में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी वैसे वैसे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। इनके बीच में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, इनके बीच में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस Q2 को भगा रहा है। मान लो भगाते भगाते Q इस पॉइंट तक ले आया, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, R। पहले Q2 की डिस्टेंस यहाँ से कितनी, स्मॉल r। ये भगाते भगाते यहाँ तक ले आया, तो उसको भगाने के लिए जो जिम्मेदार है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जब डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो फोर्स चेंज होता जाएगा, वेरिएबल फोर्स होगा। ठीक है, तो इस फोर्स ने इस Q2 चार्ज को भगाने में कुछ वर्क किया, वो वर्क मैं यहां से यहां तक के लिए निकाल लेता हूं एक बार। ठीक है, पहले वो वर्क को देखता हूं। तो वर्क को देखने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मैंने एक काम किया कि भाई चूंकि ये वेरिएबल फोर्स है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया कि एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx। ये डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा था, मतलब मान लो चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव किया, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव किया फोर्स की वजह से, और ये डिस्टेंस इतनी छोटी है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था उसको मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट। उसको क्या मान लिया, कांस्टेंट। तो इस छोटे से रीजन में मैंने वर्क निकालने की कोशिश करी। तो 4dw इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच के एंगल का cos थीटा। अब आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी रिपल्शन का इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो भी इस तरफ, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको हमने लिख लिया cos 0। तो dw आ गया हमारा f dx। ये कौन सा f है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू dx, यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम लिखेंगे ये डिस्टेंस यहाँ से मान लो, ये डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस पे जाके हमने ये काम किया। तो हम ये मान सकते हैं कि इस बहुत छोटे से रीजन में जो फोर्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो हमने छोटा सा रीजन देखा, इसमें वर्क डन निकाला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का cos। ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि हमने ये मान लिया कि इसमें फोर्स वेरी नहीं कर रहा है, इस रीजन में फोर्स कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला हमने लगा लिया। फोर्स था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये अपना आ गया इस रीजन में वर्क डन, छोटा सा वर्क डन। ठीक, अब मैं अगर यहां से R से लेके कैपिटल R तक के लिए वर्क डन मुझे निकालना है, तो जाहिर सी बात है बेटा फोर्स वेरी कर रहा होगा, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहां से कहां तक, स्मॉल r से लेके, ये Q2 चार्ज यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। पहले इसकी डिस्टेंस इससे कितनी थी, r स्मॉल r। अब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी Q1 से, कैपिटल R। तो मुझे इतनी डिस्टेंस r से लेके कैपिटल R तक इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कर लो। फॉर मूविंग फ्रॉम स्मॉल r टू कैपिटल R, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर लिया हमने, तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। W इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। जहाँ में लिमिट लेनी पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से शुरू किया था इतनी r डिस्टेंस से लेके कैपिटल R डिस्टेंस तक की, स्मॉल r डिस्टेंस से लेके कैपिटल R डिस्टेंस तक के बीच में। तो स्मॉल r से कैपिटल R तक। तो ये टोटल वर्क डन जब निकालेंगे बेटा, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएंगे। k की वैल्यू कांस्टेंट, Q1 Q2 की वैल्यू कांस्टेंट। किसका इंटीग्रेशन, x की पावर -2 dx। कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल r से कैपिटल R। तो ये इतना टोटल वर्क डन हमारा आया। W इज इक्वल टू K Q1 Q2 x की पावर -2 dx। क्या होगा, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, याद करो इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx
यानी कि x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो n कितना है -2 + 1 -1, तो x की पावर -1 अपॉन -1। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल r से लेके कैपिटल R तक, आराम से करा रहा हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इज इक्वल टू k, -1 बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन स्मॉल r से कैपिटल R। पुट कर दो वैल्यू, -k q1 q2 1/x की जो फाइनल लिमिट r -1 अपॉन लोअर लिमिट r। इस -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क डन आ गया हमारा k q1 q2 1/r -1/r। तो ये वर्क डन आया, ये वर्क डन आया इस Q2 को यहां से यहां तक भगाने में। तो सोचो हमने किया क्या, हम कर सकते हैं अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ना पढ़ें तब भी हम ये काम कर सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, वर्क डन आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी से हमारे कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं काफ़ी। मैं बताऊंगा आपको ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको पता चलेगा कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से आफत नहीं है, ये तो हमारी काम की चीज़ निकली भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात निकली, इंटीग्रेशन से बचा लेती है। हाँ अच्छा, यानी कि स्मॉल r डिस्टेंस से कैपिटल R डिस्टेंस तक इस Q2 चार्ज को भगाने में वर्क कितना करना पड़ा, k q1 q2 अपॉन k q1 q2 इंटू 1 अपॉन स्मॉल r -1 अपॉन बड़ी R, 1 अपॉन पास वाली डिस्टेंस -1 अपॉन दूर वाली डिस्टेंस। ये वर्क डन आ गया, सिंपल सी बात। किसने किया ये वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा, कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और आप बड़े ही शरीफ बच्चों की तरह फटाफट इस डेरिवेशन को समझ के नोट कर लो, इसको कर लो नोट, देखते हैं फिर क्या बात है। चलो फटाफट से स्क्रीन पॉज करो, उसको नोट कर लो। कर लिया, सही, सच्ची, मुच्ची, चलो भैया देखो आगे देखो। इसको रफ कर देते हैं। तो अपने को एक बात समझ में आई, मोटी मोटी बात ये समझ में आई कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्मॉल r से यहाँ तक भगाने में जो हुआ वो हुआ k q1 q2 जैसा हुआ, अच्छा हुआ। ये आया, ठीक है। अब बच्चों सोचो, अगर मैं स्मॉल r से लेके, दोबारा सुनो, अगर स्मॉल r से लेके अगर ये चार्ज को ये धकेले जा रहा है, तो मैंने बताया था ना कल, धकेल के कहाँ ले जा रहा है, इन्फिनिटी पे। कह रहा चल पोटेंशियल एनर्जी जीरो करेंगे, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होनी चाहिए। यही कंजर्वेटिव फोर्सेस की हरकतें होती हैं। भगा दिए चार्ज को, वो कह रहा कहाँ तक जाऊँ, बोले जहाँ पे जाके पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, बोले तो इन्फिनिटी पे होगी। तो अगर हम इस पर रोक ना लगाएं तो इस चार्ज को कहाँ भगा देगा, इन्फिनिटी पे। जब तक भगाता चलेगा जब तक ये Q2 कहाँ पहुँच जाए, इन्फिनिटी पे। तो हमसे कोई पूछे वर्क डन फॉर मूविंग अप टू इन्फिनिटी, तो हम जो बड़ी डिस्टेंस, बाद वाली डिस्टेंस क्या लेंगे, r इज इक्वल टू इन्फानाइट, है ना। तो लो ये आ गया k q1 q2 1/r -1/infinity। और कसम माँ भवानी की,
इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिससे किसी को भी डिवाइड दे दो, इससे डिवाइड लगाओगे किसी में तो वो क्या टर्म हो जाता है, जीरो। क्या टर्म हो जाता है, जीरो। तो वर्क डन इज इक्वल टू आ गया के Q1 Q2 अपॉन आर। दो चार्ज, अब देखो पूरी कहानी सुनो, दो चार्ज बेचारे सेम नेचर के आर डिस्टेंस पे रखे थे, इसको हमने फिक्स कर दिया और इसको छोड़ दिया, ये चार्ज ने इसको भगा दिया, कहाँ भगा दिया, इन्फिनिटी पे। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। कैसा था वो, कंजर्वेटिव। तो इन्फिनिटी भगा दिया, कितना वर्क करना पड़ा, कंजर्वेटिव फोर्स को, के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर, है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर। ये कैसा वर्क डन, दिस इज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, दिस इज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। और हमने पढ़ा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू माइनस ना, इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे इसके इक्वल लिख देता हूं, है ना, बात तो सब वही है। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो जब ये चार्जेस यहां पे थे तब क्या थी, यू इनिशियल। जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया भैया तब क्या था, यू फाइनल। ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी, इसकी कि उसकी, ना इसकी ना उसकी, दोनों की मिला के, दोनों की मिला के। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं सर, आगे समझ में, आगे बढ़ो आप। अच्छा तो यू इनिशियल यू माइनस यू फाइनल इक्वल्स टू हमें क्या मिला सर, इक्वल्स टू हमें मिला के Q1 Q2 अपॉन आर। और कसम मां भवानी की, यू फाइनल मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। और क्या होती है बच्चों, वो जीरो जीरो। आवाज देते रहो, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे चार्ज को पता ही नहीं चलेगा कोई मुझे अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो यू इनिशियल क्या निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों, के Q1 Q2 अपॉन आर। अब ये दोनों सेम नेचर के होंगे तो पॉजिटिव होगी, अपोजिट नेचर के होंगे तो नेगेटिव होगी। यू इनिशियल मतलब जब ये दोनों भाई साथ साथ रहते थे तब ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी, के Q1 Q2 अपॉन आर। समझ आई, समझ आई डेरिवेशन, बात करते हो। इसको और भी तरीके ड्राइव करने के। अभी हमने क्या किया, इसको ऐसे किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भगाया। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम लेके आए ऐसे, हम भी इसको लेके, हम इन्फिनिटी से इसको इधर से लेके आए, ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है। ऐसे भी लोग प्रूव करते हैं, कसम खा के कह रहा हूं मैं, ये सच बात है, ऐसे भी लोग प्रूव करते हैं। लेकिन हमने ऐसे प्रूव कर दिया, है ना। बस देखो, अब मुद्दे की बात क्या समझनी है, अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं तो उन दोनों की मिला के पोटेंशियल एनर्जी होगी के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर। अब आप कहोगे सर वो वाली बात बताओ, आप जो कह रहे थे ना कि ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे काम की चीज़ है। बता रहा हूँ, परेशान मत हो ना कि सर वो वाली बात तो आपने गायब कर दी। नहीं नहीं, गायब नहीं करी बेटा, मैं बताऊंगा आपको। कैसी बात करते हो आप लोग, फटाफट से नोट करो उसको, राजा बाबू की तरह, शाबाश। स्क्रीन पॉज करके नोट कर डालो उसको जल्दी से। चलो भाई, चल तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम। मैं भजन गाता हूं, गाने नहीं गाता हूं।
मन में सोचो कि यार मास्टर पढ़ा रहा है, भजन गाने गा रहा है। गाने नहीं है बेटा, भजन गाता हूँ। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, मेरा जिया आवे बहे दूध की धार, लाल मेरा रोवत हो गो, है ना भजन। यही तो हम ब्रजवासियों की पहचान है, राधे राधे कहना, मजे में रहना। लेकिन तुम्हारे को अभी राधे राधे नहीं कहनी है, पढ़ाई करनी है नालायकों। कल से बैठ जाओगे सर हम तो राधे राधे कर रहे हैं, मंदिर जाएंगे, वहीं बैठेंगे दिन भर। ये भी एक तरह की भक्ति होती है भाई। हाँ, ये भी एक तरह की भक्ति है। आपके जीवन का जो समय है, भक्ति का मतलब होता है आपके जीवन का जो समय है, आप अपनी अवस्था के अनुसार उस जीवन को जिए। जब बाल्यकाल में हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे की तरह नटखट। जब आप छात्र अवस्था में हैं, तो छात्र अवस्था में आप आपका परम कर्तव्य आपका शिक्षा ग्रहण करना। यौवन काल में संघर्ष इस समाज से। तो जिस अवस्था में आप हैं, उस अवस्था को पूरे मन से जीना ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है बच्चों। उससे बड़ा भक्त कोई नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि कोई 20-25 साल का आदमी अपने घर की सारी जिम्मेदारियां छोड़ के और राधे राधे रटे। तो ईश्वर भी कहेगा कि भाई मैं तेरे को इसलिए पैदा किया था कि तू अपने घर की जिम्मेदारियों को, जिन माँ बाप ने तुझे पाल पोस के आज इतना बड़ा किया, उनको छोड़ के तो पहले अपने माँ बाप की भक्ति कर ले, उसी में सबसे बड़े भगवान होते हैं। हाँ, पेरेंट्स से बड़ा भगवान, सबसे बड़ा भगवान तो अपने पेरेंट्स को उसने दे दिया भगवान के रूप में हमें। बोले इनकी पूजा कर ली, मेरी पूजा हो गई। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज़ और बेटा, जिन दुनिया में अगर इज्जत पानी है तो दूसरे के अच्छे काम की इज्जत करना सीखो। कभी किसी के काम में कमी मत निकालो। अपने काम को हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर वो होता है जो अपने काम को ना करके दूसरे के काम में कमियां देखे। जो अपनी असफलता की जिम्मेदारी दूसरे लोगों पे रखे, वो सबसे बड़ा फेलियर होता है लाइफ में। चलो भाई कोई बात नहीं, अपन क्वेश्चन करते। चलो देखो अब इस पे देखो किस किस तरह के अपने को क्या क्या फायदा होगा। देखो पहला क्वेश्चन, टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर। दो चार्ज हैं सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। इफ दे आर रिलीज्ड देन फाइंड देयर स्पीड व्हेन दे आर एट 2 आर डिस्टेंस अपार्ट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट, इफ दे आर रिलीज्ड, अगर इनको रिलीज कर दिया जाए, यानी कि दोनों को छोड़ दिया जाए कि तुम्हारी जो मर्जी आए वो करो, तो जब हमने छोड़ दिया तो अब कौन जीतेगा, किसकी चलेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चाहेगा कि इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म करने के लिए क्या करेगा वो? अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? प्लस की के Q1 Q2 अपॉन आर। इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? प्लस की के Q1 Q2, तो के Q स्क्वायर अपॉन आर। अब उसको इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो करनी है, तो आर को कहाँ तक भगाएगा एक दूसरे को? इन्फिनिटी तक ले जाएगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी कर देगा? इन्फिनिटी। तो ये भी भागेगा उधर, ये भागेगा इधर, ये भागेगा उधर, ये भागेगा इधर। तो एक कंडीशन आएगी, ऐसी, ये द्रव्य है ना, आइडेंटिकल है। तो एक कंडीशन आएगी जब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r। अब चूंकि आइडेंटिकल है तो मान लो उस समय इसकी स्पीड v है, तो इसकी स्पीड भी क्या रही होगी? v। तो कह रहा है कि जब इनके बीच की डिस्टेंस 2r हो जाए तब क्या बताना है? हाँ, जब इनके बीच की डिस्टेंस 2r हो जाए तब इनकी स्पीड बताओ। ये क्वेश्चन है।
तो पहली बात तो दिमाग से एक चीज निकालो कि भाई इसकी स्पीड अलग होगी कि उसकी अलग होगी। स्पीड दोनों की सेम ही होगी, वेलोसिटी अलग होगी, अपोजिट डायरेक्शन होंगे, लेकिन स्पीड तो सेम ही होगी ना बच्चों, क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, सेम मास है, सेम चार्ज है, क्या टेंशन वाली बात है ना। तो ये निकालना है। तो अब अपने का वक्त आया सोचने का। क्या सोचना है साहब, ये कंडीशन है, तो स्पीड बतानी है। अच्छा, अपन तो कुछ कर ही नहीं रहे, जो भी कर रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है, इनका इंटरनल फोर्स कर रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, एक्सटर्नल तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो कुछ होता है, आप याद करो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 तो क्या होता है, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है ना, मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना था बच्चों, जब ये यहां रखे थे दोनों, है ना, जब यहां रखे थे तो कितना मोमेंटम था, टोटल इनिशियल मोमेंटम 0। तो टोटल फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए बच्चों, 0, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो टोटल फाइनल मोमेंटम किस किस का मोमेंटम, इस वाली चार्ज का प्लस उस वाली चार्ज का, इस वाली चार्ज का प्लस इस वाली चार्ज का, ये भी मिला के क्या होना चाहिए, 0, ये भी क्या होना चाहिए मिला के 0। तो मान लो इसका मोमेंटम mv1, इसका मोमेंटम mv2, मिला के क्या होना चाहिए 0, है ना, मिला के क्या होना चाहिए 0। अच्छा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं mv1 इक्वल्स टू माइनस mv2, m से m कैंसिल, तो v1 इक्वल्स टू v2 माइनस में, यानी कि इसकी वेलोसिटी अगर v1 है तो उसकी वेलोसिटी इसकी v1 है तो इसकी v2 है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल, लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, तो ये बात ठीक है, तो ये मान लो v, लेकिन अपने को आंसर तो आया नहीं इससे, अपने को आंसर तो आया ही नहीं, अब क्या करें। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं एक और बात, फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव, या एक्सटर्नल फोर्स है क्या, बोलो, इंटरनल फोर्स है, और कैसा है, कंजर्वेटिव। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एनर्जी इज कंजर्व्ड, क्या मैं कह सकता हूं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हाँ ये तो हम कह सकते हैं। तो इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, है ना, हाँ, तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कर सकते हैं अपन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, k q1 q2 अपॉन r, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर इसकी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इसकी, है ना, तो कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर प्लस फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगी k q1 q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, 2r, ठीक, बोलो आप, यही होगा ना। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, v, क्या मैं निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकते हैं। तो देखो इसको अगर मैं इधर सॉल्व करूं, इधर कर देता हूं बच्चों, है ना, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखोगे
के Q1 Q2 अपॉन R माइनस के Q1 अपॉन 2R, और ये mv स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका एक K1 Q2 अपॉन R में से आधा के Q1 Q2 अपॉन R घटाया तो क्या बचा 1/2 के Q1 Q2 अपॉन R। और बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 2mR, v स्क्वायर इज इक्वल टू, और v इज इक्वल टू हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहां से देखो v इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा इधर के Q1 Q2 अपॉन 2mR, के Q1 Q2 अपॉन 2mR। ठीक है, मतलब ये भी लगा सकते हैं अपन, ये भी किसी कंक्लूजन के लिए काम आ सकता है, ये भी आ सकता है। अब चूंकि एक अननोन था तो इसी इक्वेशन से अपना काम चल गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें दो अननोन होंगे तो अपने को दोनों ही बातें लगानी आनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। फटाफट से नोट करो बच्चों, फटाफट से नोट कर लो। ये Q1 Q2 की वैल्यू रखोगे तो अब ये क्या हो जाएगा, Q और Q तो दोनों सेम है ना, तो के Q स्क्वायर अपॉन 2mR। स्क्रीन पॉज करके बेटा फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके फटाफट से नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, second question, a charged particle q is shot with speed v towards another fixed charged particle q। देखो कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है q, एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है q। अब इस चार्ज q पार्टिकल, इस q चार्ज पर एक और चार्ज पार्टिकल q को ऐसे v स्पीड से इसकी तरफ फेंका गया, और ये चार्ज कैसा है, फिक्स्ड। ये चार्ज कैसा है, फिक्स्ड। इसको इसकी तरफ मारा गया ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। इट अप्रोचेज क्यू अप टू ए क्लोजर डिस्टेंस आर। अब देखो क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, रोकेगा। मान लो ये चार्ज यहां तक पहुंच पाया, यहां पे आके इसने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस को रोक दिया, और ये डिस्टेंस मान लो कितनी रही, आर, ठीक है। और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, रिपल्शन का, रुकी, और फिर ये वापस लौटने लगा। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। फिर बोल रहा है कि अगर कह रहा है इसको v वेलोसिटी से फेंका तो ये r डिस्टेंस पे रुका। देखो सेम चार्ज है ना, तो जब दूसरा चार्ज आएगा तो ये वाला चार्ज जो रेस्ट पर है ये इसको रिपेल करेगा, आने वाले चार्ज को रिपेल करेगा, इसकी स्पीड के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो इसके अंदर रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन को ये रुक जाएगा। मान लो कितनी डिस्टेंस रही मिनिमम इनके बीच की, r, इनके बीच की मिनिमम कितनी डिस्टेंस रही, r। तो कह रहा है कि अगर इसको 2v वेलोसिटी से फेंकते, अगर इसको 2v वेलोसिटी से फेंकते तो इनकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी होती। बात समझ में आई। q चार्ज को v वेलोसिटी से फेंका तो ये q चार्ज r डिस्टेंस पे आके रुका और फिर वापस चला गया, रिपल्शन की वजह से रुका। जैसे हमने ऊपर फेंका तो हमारी वेलोसिटी, हमने बॉल ऊपर फेंकी तो वेलोसिटी बॉल के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, तो क्या होगी, बॉल ऊपर जाएगी, रुकेगी और फिर नीचे आएगी, है ना। तो ऐसे ही जब इधर फेंका तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो फोर्स ने इसको रोका, स्पीड कम करी, रोका, फिर ऐसे चला गया। अब ये कह रहा है कि अगर इसको 2v वेलोसिटी से फेंकें तब r मिनिमम कितनी होगी, तब मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। चलो भाई सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो? ना,
वी कैन नॉट, ये ध्यान रखना, ये आपको ये पता होना चाहिए कि कब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है और कब नहीं लगा सकते। वी कैन नॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिकॉज एक्सटर्नल फोर्सेस आर प्रेजेंट। यहां पर एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट हैं। कैसे? इस चार्ज को फिक्स रखने में आपने कोई ना कोई तो अरेंजमेंट किया होगा, तो वो फोर्स, भाई इस चार्ज ने भी तो इस पर फोर्स लगाया हुआ इस तरफ, तो ये क्यों नहीं गया पीछे? क्योंकि कोई एक फोर्स था जिसकी वजह से ये फिक्स हो गया, तो ये पीछे की तरफ नहीं गया, है ना। यहाँ पे आपने फोर्स लगा के एक्सटर्नल कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके इसको रोका है, इसलिए इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो अब देखो यहां से यहां तक पहली कंडीशन में, फर्स्ट केस, पहले केस में क्या हुआ? ऐसे फेंका, रुका, ऐसे फेंका और रुका। तो हमारी जो पिक्चर हमें समझनी है वो यहां से फेंकने से और यहां से तक के रुकने तक समझनी है। ठीक है। अच्छा, इसको रोका किसने? इसको किसने रोका? इसको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने रोका। वो कैसा था? कंजर्वेटिव। वो कैसा था? कंजर्वेटिव। मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूं, इस चार्ज पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस पे है लेकिन इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस पे इंटरनल फोर्स है। कौन सा इंटरनल फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा है वो? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। हाँ, कह सकते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां से जब इसको फेंका तब वो इनिशियल कंडीशन थी, जब वो यहां पर आकर रुका तब ये फाइनल पोजीशन थी। उसके बाद ये कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे को इतना क्वेश्चन पूछा है, ये वाली पहली कंडीशन है, हमें इससे मतलब है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। मान लो इसका चार्ज मास कितना है? एम मान लो इसका, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको बहुत दूर से कहीं से फेंका है, ठीक है, वो डिस्टेंस नहीं दी है, कह रहा है कि बहुत दूर से, कहीं दूर से जाके फेंका है। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया हुआ है लाइंग एट ए डिस्टेंस ए चार्ज पार्टिकल शॉट विद स्पीड टुवर्ड्स अनदर फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल। अब ये डिस्टेंस इसमें दी नहीं है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे कि इन्फिनिटी से फेंका था। कहां से फेंका था? इन्फिनिटी से। ये अंडरस्टूड है बेटा, ये हमेशा याद रख लो। इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक चार्ज पार्टिकल इज शॉट टुवर्ड्स और डिस्टेंस दी नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि इन्फिनिटी से फेंका गया हुआ। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? इन्फिनिटी। तो जिस समय फेंका गया उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या मान के चलेंगे हम? 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब ये चार्ज यहां पर आया तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रही? 0। इसकी तो है ही नहीं ना काइनेटिक एनर्जी, इसकी तो है नहीं काइनेटिक एनर्जी, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये चार्ज यहां पर आया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर। मैं इस बात को बहुत सरल भाषा में, अगर आपकी 11th अच्छी है तो आपको ये बात अच्छी समझ में आनी चाहिए कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना काइनेटिक एनर्जी में नुकसान हो, क्या है काइनेटिक एनर्जी में नुकसान हो रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो उसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी अभी थी वो सब किस में कन्वर्ट हो गई रुकने के बाद? पोटेंशियल एनर्जी में। वही बात है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर। तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी समझा सकता था इसको। अपने को क्या चाहिए? डिस्टेंस कितनी आई हमारे पास? ये डिस्टेंस आई हमारे पास r इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, और r इज इक्वल टू आ गया 2 के क्यू क्यू अपॉन एम वी स्क्वायर।
ठीक है, ये एक तरह से हमारे पास इस स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया? स्टॉपिंग डिस्टेंस का। ठीक, ये आर मिनिमम को ये निकालने का। अब कह रहा है कि बाकी सब सेम रहने दो, इसकी स्पीड डबल कर दो, तब आर की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यानी कि बच्चों 2 कांस्टेंट, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, ये क्यू कांस्टेंट, ये सब क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, मास के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो मास भी क्या? कांस्टेंट। सिर्फ क्या चेंज कर रहा है? स्पीड। तो हम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं? 1/v²। 1/v²। ये रिलेशन आ गई अपने पास। इससे अपन क्या रिलेशन बना सकते हैं? R1/R2 इक्वल्स टू V2/V1। ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है इससे, ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है। और जब कंपटीशन का एग्जाम देने जाओगे इस तरह के क्वेश्चंस में, तब इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज करोगे। तब इतना तामझाम नहीं करना आपको, तब आपको कंडीशन याद रहनी चाहिए और डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और भड़ाक से आपका आंसर आ जाएगा, एकदम भड़ाक से करके, धड़ से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, अब इस क्वेश्चन को हम इतनी सी जगह में सॉल्व कर देते हैं। इतनी सी, देखो ये जगह मैं उदाहरण मांग लेता हूं आपसे, है ना। हाँ भाई, क्या कह रहा था? पहले डिस्टेंस r थी, पहले डिस्टेंस r थी। अब मान लो r डैश है जो अपने को निकालनी है, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी? 2v। पहले वेलोसिटी कितनी? v। v2 कितनी? बाद वाली 2v। पहले कितनी थी? v1 v। और r/r डैश इक्वल्स टू 4 और r डैश इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक तरीका ये होगा फॉर्मूला बना के कर लिया, दूसरा तरीका क्या हुआ, इसको पढ़ना सीख लो। ये क्या कहता है? इफ v बिकम्स n टाइम्स, तो r बिकम्स 1/n² टाइम्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इफ v बिकम्स n टाइम्स, r बिकम्स 1/n² टाइम्स। यानी कि अगर वेलोसिटी डबल होगी, अगर वेलोसिटी डबल होगी तो r कितनी हो जाएगी? 1/4 टाइम्स। r कितनी हो जाएगी? 1/4 टाइम्स। ऐसे भी समझा जा सकता है। समझ में आई बात? चलो फटाफट नोट करो उसको।